जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं दामाद नौकर की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बाबूलाल का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी आंखों में एक नई जिंदगी के सपने थे। आराम, इज्जत और ससुराल की शाही मेहमानदारी। उसकी शादी बड़े घर की इकलौती बेटी सरिता से हुई थी। ससुराल वालों ने शादी में कार दी थी और उसके ससुर श्री मथुरा लाल जी ने बड़े गर्व से कहा था, बाबूलाल अब हमारा बेटा है, अब यह यहीं रहेगा हमारे साथ। बाबूलाल ने इसे अपने लिए सोने पर सुहागा समझा। सोचा, नौकरी की टेंशन नहीं, शहर की भीड़ भाड़ नहीं, और हर दिन गर्मा गर्म पराठे, वो भी बगैर बोले। मगर जैसे ही वो विदाई के बाद पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर दूल्हे से दामाद बना, उसे ये एहसास दिलाने में देर नहीं लगी कि वो इस घर का राजा नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार का कर्मचारी है। घर जमाई, जिसे इज्जत तो मिलती है, लेकिन बहुत नाप तौल कर। पहले दिन ही सासू मां ने कहा, बबुआ, सरिता को तो मंदिर छोड़ आओ, मैं पूजा की थाली तैयार करती हूं। बाबूलाल ने मुस्कुराकर स्कूटर उठाया और मंदिर पहुंचा। लौटते वक्त 2 किलो दूध, भिंडी और अदरक भी खरीद लाया, क्योंकि रास्ते में ससुर जी का फोन आ गया था। बेटा, आते हुए ये ले आना। दूसरे दिन से कहानी और भी दिलचस्प होने लगी। सुबह होते ही सासू मां की पुकार गूंजती, बबुआ, जरा पाइप से पौधों को पानी दे देना। और सरिता सोई रहती जैसे रानी। फिर नाश्ते के बाद ससुर जी कहते, चाय बड़ी बढ़िया बनाई थी, वैसे अब चाय तुम ही बनाया करो, हमें तुम्हारे हाथ की चाय पसंद आई। बाबूलाल, जो कभी अपने घर में चाय बनाने के नाम पर गली तक भाग जाता था, अब चाय बनाने में एक्सपर्ट होता जा रहा था। कुछ ही हफ्तों में बाबूलाल ने खुद को हर काम में पारंगत पाया। बर्तन धोने से लेकर बिजली का फ्यूज ठीक करने तक। पड़ोसियों ने भी उसे बाबूलाल भैया से बाबूलाल नौकर बना डाला। एक दिन पड़ोसी शुक्ला जी बोले, दामाद बाबू, हमारा टेबल थोड़ा हिल रहा है, जरा देख लीजिए ना। बाबूलाल ने मुस्कुराकर हाँ कहा, लेकिन मन ही मन बोला, लगता है मैंने शादी नहीं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर बाबूलाल की सबसे बड़ी परीक्षा तो रविवार को होती थी। ये दिन घर की सफाई का होता था, और घर में एक ही मर्द होने के नाते उसे ही झाड़ू पोंछा, छत की सफाई, पंखों की धूल और फर्नीचर की पॉलिश का जिम्मा मिलता। एक बार तो सरिता की बुआ आईं और बोलीं, बबुआ, जरा हमारे कमरे में भी एक नजर डाल दो, बाथरूम की टोंटी टपक रही है। बाबूलाल ने टोंटी भी ठीक की और बुआ जी को हंसते हुए कहा, घर जमाई हूं, हाजिर हूं। धीरे धीरे उसने तानों की भी आदत डाल ली थी। कभी काकी कहती, हमने तो सोचा था कि सरिता राज करेगी, लेकिन यहां तो बाबूलाल जी खुद झाड़ू लिए घूमते हैं। साल भर में बाबूलाल के जीवन में मजेदार मोड़ आने लगे। उसने हर काम में मास्टरी पा ली थी, कपड़े प्रेस करने से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक। एक दिन ससुर जी का मोबाइल बंद हुआ, तो बाबूलाल ने तुरंत 199 पर कॉल करके नेटवर्क चालू करवाया। ससुर जी बोले, बेटा, तुझ जैसा दामाद भगवान सबको दे। और बाबूलाल ने मन ही मन सोचा, लेकिन तुझ जैसा ससुर किसी को मत दे। एक दिन बाबूलाल ने बगावत कर दी। बोला, अब बहुत हुआ, मैं भी आदमी हूं, कोई रोबोट नहीं। पर उसी शाम सरिता की आंखों में आंसू देखकर उसका गुस्सा पानी हो गया। वो फिर से झाड़ू लेकर हॉल में आ गया, और उस दिन उसे समझ आया कि ये शादी नहीं, जीवन की सबसे मजेदार नौकरी है। बिना वेतन, बिना छुट्टी और हमेशा ओवर टाइम। और इस तरह बाबूलाल की गरजमाई वाली नौकरी चलती रही, कभी हंसी में, कभी खींच में, मगर हर दिन एक नया मजा लेकर आती। अगले दिन जब फिर दरवाजा खटखटाया गया और कोई बोला, दामाद जी, छत पर कपड़े गिर गए हैं, जरा निकाल दीजिए, तो बाबूलाल ने मुस्कुराकर झाड़ू रखी और बोला, आ रहा हूं, आखिर मैं घर का दामाद हूं या नौकर। बाबूलाल की किस्मत में चैन नहीं लिखा था। ससुराल में दिन भर की खट्टर-पटर, सरिता की फरमाइशें, सासू मां के आदेश और ससुर जी की क्लास, सब मिलाकर उसकी जिंदगी एक डेली सोप बन चुकी थी, जिसमें वो हीरो तो था, पर हर एपिसोड में पिटता ही था। पर फिर एक दिन उसे मिला एक सपना, बिल्कुल असली सपना, जिसमें वह करोड़पति बन चुका था।
सिर पर सोने का मुकुट, हाथ में सोने की घड़ी और पांव में चमचमाते जूते। सब उसे बाबू साहब कहकर पुकार रहे थे। सुबह उठते ही बाबूलाल ने बिना दांत ब्रश किए बाजार की राह पकड़ी और 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीद लाया। दुकान वाला बोला, बाबूजी, अगर लग गई तो बुलेट ट्रेन से घूम आइएगा, और अगर नहीं लगी तो अगला टिकट और ले लीजिएगा। बाबूलाल मुस्कुराया, इस बार किस्मत मेरी चाय पी रही है। वो टिकट उसने अलमारी के नीचे छिपा कर रखा और रोज उसे देख देख कर सपने बुनता रहा। पहली तनख्वाह में सास ससुर को तीर्थ यात्रा भेजेगा, दूसरी में खुद के लिए एसी कमरा और तीसरी में सरिता के लिए हीरे का हार। लेकिन वो दिन आने से पहले ही किस्मत ने लाठी निकाल ली। एक दिन सासू मां ने कहा, बबुआ, सरिता को जलेबी बहुत पसंद है और हमें रसगुल्ले, जाते वक्त ले आना। बाबूलाल उस वक्त घर में पोंछा मार रहा था। उसने जल्दी जल्दी बाल्टी खाली की, पोंछा बालकनी में फेंका और साइकिल उठाकर मिठाई की दुकान की ओर भागा। दुकान पहुंचा तो देखा लाइन लंबी और मिठाई खत्म होने को थी। उसने थोड़ी जुबानी कुश्ती करके एक डिब्बा जलेबी ले ली, लेकिन रसगुल्ले खत्म हो चुके थे। दुकानदार ने कहा, कल सुबह आइए, आज तो खल्लास। बाबूलाल निराश मन से लौट पड़ा, लेकिन ये नहीं जानता था कि उसका इंतजार हाथ में डंडा लिए ससुर जी कर रहे हैं। घर पहुंचते ही सरिता ने पूछा, रसगुल्ले कहाँ हैं? बाबूलाल बोला, खत्म हो गए थे। सासू मां बोली, तो दूसरी दुकान से क्यों नहीं लाए? और ससुर जी बोले, बेटा, एक काम जो तुझसे ढंग से नहीं होता, तू लॉटरी का करोड़पति बनेगा। बात का छोर लॉटरी पर आ चुका था और अब बाबूलाल की पोल खुल चुकी थी। सरिता ने वो टिकट अलमारी से ढूंढ निकाला और बोली, तो तुम करोड़पति बनने चले थे, पहले 2 किलो आलू तो सही से नहीं ला सकते। ससुर जी ने गुस्से में उठाया बांस का डंडा और बोले, सपने देखने से पहले जरा हकीकत भी देख लिया कर बेटा। और फिर धपाक, पहली लाठी बाबूलाल की पीठ पर पड़ी। धड़ाम, दूसरी पैर के पास। बाबूलाल चिल्लाया, मैंने क्या किया? मैं तो परिवार के लिए अमीर बनना चाहता था। सरिता बोली, अमीर तो चाय से बन, पहले एक चाय बना। अब हालत ये हो गई कि वो हर दिन लॉटरी टिकट छुपाता, पर डंडे से नहीं बच पाता। वो समझ गया था, ससुराल में लॉटरी तो सपने में भी न सोचना, वरना डंडा असलियत में पड़ेगा। एक दिन पड़ोसी मिश्रा जी आए और बोले, बाबूजी, सुना है लॉटरी का टिकट लिया है, लग जाए तो हमारा बाथरूम बनवा देना। बाबूलाल ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, पहले पीठ की पट्टी उतरने दो, फिर सोचेंगे। अब उसकी रातें सिर्फ सपनों में ही करोड़पति बनने में बीतती थीं और दिन डंडे से बचने में। और इस तरह 1 करोड़ की लॉटरी का सपना, जलेबी की मिठास और रसगुल्लों की मिठाई सब मिलकर उसे लाठी का स्वाद चखा गईं। बाबूलाल की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। ना तो सासू मां की चिल्लाहट आई, ना ही ससुर जी का खांसना। पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी, मानो खुदा ने कोई बोनस दिन दे दिया हो। बाबूलाल छत पर चाय पीते हुए अखबार के पन्ने पलट रहा था। तभी उसकी नजर लॉटरी के रिजल्ट वाले कॉलम पर पड़ी। उसने आंखें मिचमिचाकर देखा, फिर चश्मा पहना, फिर अखबार को ठीक से फैलाया और फिर जब नंबरों को गौर से मिलाया तो उसकी सांसें थम गईं। 33, 56, 12, 9, 18, 77, बिल्कुल वही नंबर। यही तो थे, यही थे मेरे टिकट पर 1 करोड़। बाबूलाल ने खुशी में चाय का प्याला गिरा दिया और सीढ़ियां 2-3 कूद में पार कर गया। अलमारी खोली, पहला दराज, दूसरा, तीसरा, कुछ नहीं। तकिए के नीचे देखा, बक्से के अंदर देखा, झाड़ू के पीछे तक देख डाला, टिकट गायब। तभी सरिता अंदर आई और बोली, कुछ ढूंढ रहे हो? बाबूलाल हांफते हुए बोला, लॉटरी का टिकट, मेरे सपनों की कुंजी, तुमने देखा क्या? सरिता ने बेफिक्री से कहा, अरे वो पुराना फटा फटा सा कागज, मां ने कल ही घर साफ करते वक्त फेंक दिया। फेंक दिया? बाबूलाल को ऐसे लगा जैसे उसके कानों में बम फटा हो। उसने बिना कुछ सोचे सीधे घर के बाहर दौड़ लगाई। मोहल्ले का कूड़ेदान आज पहली बार उसे मंदिर की तरह लगा। वहां पहुंचकर उसने बिना वक्त गंवाए कूड़े की थैलियों में हाथ डालना शुरू कर दिया। लोग हैरानी से देख रहे थे। अरे वो दामाद जी हैं ना, कूड़ा क्यों छान रहे हैं? बाबूलाल को किसी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ 1 करोड़ की तलाश में था।
पहली थैली में सड़ी सब्जियां, दूसरी में टूटा चप्पल, तीसरी में बासी बिरयानी, लेकिन टिकट नहीं। उसे ध्यान आया, कूड़ा तो सुबह उठाने वाली गाड़ी में गया होगा। अब वो दौड़ा, सिर पर गमछा बांधा, नाक पर मास्क लगाया और गाड़ी के पीछे भागता गया, जैसे कोई फिल्मी हीरो ट्रेन पकड़ रहा हो। मोहल्ले के बच्चे उसका पीछा कर रहे थे। दामाद चाचा को क्या हुआ? और मोहल्ले की औरतें कह रही थीं, इश्क में नहीं, लॉटरी में पगला गया है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कचरे के मैदान में पहुंच चुकी थी। बाबूलाल भी पीछे पीछे पहुंचा और कचरे के पहाड़ पर चढ़ गया। अब उसका रंग रूप सब भूल गया था, सिर्फ उसकी आंखों में टिकट था। एक एक थैली फाड़ कर देखी, सब्जियों, प्लास्टिक और बदबू के ढेर में हाथ डाले, और तभी एक थैली से वही टिकट झांकता नजर आया, कुछ भीगा हुआ, थोड़ा मुड़ा तुड़ा, पर वही नंबर, वही टिकट। मिल गया। उसने खुशी में टिकट को चूमा, ऊपर आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, मैं बन गया करोड़पति। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, ओए, क्या उठा रहे हो कूड़े से? सरकारी गाड़ी से उठाया कचरा सरकारी संपत्ति है। कचरा अधिकारी बाबूलाल को डांटने लगा और दो कूड़ाकर्मी उसका पीछा करने लगे। बाबूलाल टिकट हाथ में लिए भागा, कूड़े के मैदान से सीधा घर तक। घर पहुंचते ही उसने ससुर जी को टिकट दिखाया। देखिए, देखिए, यही है वो। ससुर जी ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया, नंबर मिलाया और बोले, अरे ये तो वही है, लेकिन इसमें तो आधा हिस्सा गीला हो गया है, नंबर साफ नहीं दिख रहे। अब बाबूलाल भागा लॉटरी ऑफिस। वहां अधिकारी ने टिकट देखा, नाक सिकोड़ कर कहा, भाई साहब, आधा टिकट खराब है, हम इसे वैध नहीं मान सकते जब तक पूरा नंबर न दिखे। बाबूलाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 1 करोड़ की दूरी बस आधे इंच की मिट्टी से रह गई थी। घर लौटकर वो चुपचाप बैठा रहा, बालों में पत्तियां, चेहरे पर कीचड़ और हाथ में टूटा हुआ सपना। सरिता पास आई और बोली, क्या मिला कूड़े में? बाबूलाल ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं करोड़पति नहीं बना, लेकिन अब मोहल्ला मुझे कूड़े का राजा कहता है। और फिर वो हंसने लगा, एक पगला दीवाना हंसी, जिसमें दर्द भी था, मजाक भी और किस्मत की खिल्ली भी। कूड़े के मैदान में झाद कर लाया गया लॉटरी का टिकट बाबूलाल के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। भले ही आधा भीग चुका था, लेकिन उस पर लगे चंद धुंधले नंबरों में उसने पूरा महल देख लिया था। एसी वाला कमरा, फ्लैट स्क्रीन टीवी, एक बुलेट बाइक और सबसे बड़ी बात, ससुराल में इज्जत। 2 दिन तक पूरे मोहल्ले में बस एक ही चर्चा थी, बाबूलाल करोड़पति बन गया। बच्चे उसे सलाम ठोकते और पड़ोसनें उससे पूछती, बबुआ, अब सिंगापुर कब ले जा रहे हो? सासू मां ने पहली बार उसे बिना डांटे चाय दी और ससुर जी ने कहा, बेटा, हम तो पहले ही कहते थे, तू कुछ अलग करेगा। सरिता ने तो हद कर दी, चलो जी, अब तो मैं फेसबुक पर रिलेशनशिप स्टेटस बदल देती हूं, करोड़पति की पत्नी। बाबूलाल हवा में उड़ रहा था, लेकिन हवा में उड़ने वालों को जमीन की सच्चाई अक्सर बड़ी बेरहमी से नीचे गिराती है। तीसरे दिन लॉटरी ऑफिस से कॉल आया, माफ कीजिएगा श्रीमान, आपकी टिकट की जो सीरियल लाइन थी वो असल में एक अंक से अलग थी, और वह असली विजेता तो कानपुर के चौधरी साहब हैं। आपके टिकट का नंबर मिलता जुलता जरूर था, लेकिन जैकपॉट नहीं लगा। आप बस भावनाओं में बह गए थे। बाबूलाल के हाथ से मोबाइल गिर गया। आवाजें गूंज रही थीं, करोड़पति बाबूलाल। अब लग रहा था जैसे हर कोई ठहाके मार रहा हो। एक पल में वो आदमी जो मोहल्ले का सुपरस्टार बन गया था, फिर से वही बन गया। ससुराल का घर जमाई, जो गलती से सपनों का धागा पकड़ बैठा था। सबसे पहला ताना सरिता से मिला, अरे, तो तू कूड़े का राजा नहीं, कूड़े का जोकर निकला। सासू मां बोली, हम तो समझे थे ये लड़का इज्जत दिलाएगा, ये तो कचरे में इज्जत गिराकर आ गया। ससुर जी ने अखबार लहराते हुए कहा, देखा, यही होता है जब लोग हवा में उड़ते हैं, पैर जमीन पर नहीं रखते। पड़ोसी भी कहने लगे, अरे भैया, अगली बार सपने देखने से पहले जरा आंखें भी खोल लिया करो। अब मोहल्ले के बच्चे उसके पैर नहीं छूते, बल्कि पीछे से चिल्लाते, लॉटरी बाबू आ गए, देखो, देखो। बाबूलाल की आत्मा भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। अब वो सुबह चाय भी खुद से बनाता, मगर आवाज न करता, कहीं फिर कोई कह न दे। चाय तो करोड़पति के हाथ की बड़ी बढ़िया लगती थी।
वो खाना भी चुपचाप खाता, बालकनी में बैठा दूर तक देखता, जैसे सवाल करता हो, क्या सपना देखना गुनाह था? एक रात जब सभी सो चुके थे, बाबूलाल छत पर चढ़ा और आसमान की ओर देखकर बोला, ऐ किस्मत, तू भी बड़ी रंगीली है। एक दिन मुझसे कूड़ा उलटवाया, दूसरे दिन मुझे राजा बनाया और तीसरे दिन मुझे जोकर बना दिया। उसने जेब से वो अधूरा फटा टिकट निकाला और सिगरेट की तरह जलाया। धुआं उठता गया, सपनों की चिंगारी राख में बदल गई। लेकिन वो राख कहीं अंदर एक नई चिंगारी छोड़ गई थी। अब बाबूलाल की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले कभी सपनों के झुरमुटों में झलकती थी। लॉटरी का फटा टिकट, मोहल्ले के ताने और ससुराल की घुटन, सबने उसकी आत्मा को इस कदर झुलसा दिया था कि अब वो केवल शरीर से जीवित था, मन से नहीं। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सरिता ने जोर से चिल्लाकर कहा, बाबूलाल, नाली जाम हो गई है, झाड़ू लेकर जा और साफ कर। और हाँ, लौटते हुए पाव भाजी भी लेते आना, बिना मिर्ची मत लाना वरना। बाबूलाल ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर झाड़ू उठाया, लेकिन कदम नाली की तरफ नहीं बढ़े। उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? घर का दामाद या घर का नौकर? सपने देखने का क्या हक नहीं है मुझे? उसने झाड़ू वहीं रखा और कमरे में जाकर एक पुराना बैग निकाला। उसमें अब भी उसके गांव की मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। वो छोटा सा खेत, जहां कभी वो अपने पापा के साथ हल जोता करता था, अब उसका दिल वहीं जाने को मचल उठा। बिना किसी को बताए वो ससुराल से निकल पड़ा। बस अड्डे तक पैदल गया और फिर एक पुरानी सी बस पकड़कर अपने गांव की ओर चल दिया। गांव की मिट्टी पर पहला कदम रखते ही जैसे उसके पैरों ने सुकून की सांस ली। पुराने लोग बोले, अरे बाबूलाल लौट आया, सुना था करोड़पति बना है। बाबूलाल मुस्कुराकर बोला, नहीं चाचा, अब मैं करोड़ों का सपना नहीं, मिट्टी में बोई गई उम्मीदें काटना चाहता हूं। वो टूटे हुए खेत को देखा, सूखी जमीन, टूटी मेढ़ें, लेकिन बाबूलाल की आंखों में अब एक नई आग थी। उसने खुद अपने हाथों से हल उठाया, खेत को जोता, बीज बोए, पानी लाया, दिन रात मेहनत की, और कुछ ही महीनों में उसका खेत हरा हो गया। गेहूं लहराने लगे, सरसों की खुशबू उड़ने लगी और लोग कहने लगे, देखो बाबूलाल को, जिसने खुद को मिट्टी से फिर से खड़ा किया। उधर ससुराल में हंगामा मचा था। सासू मां बोली, बिना बताए कैसे चला गया? काम कौन करेगा अब? सरिता को अब बाबूलाल की अहमियत समझ में आने लगी थी। उसने कई बार फोन किया, लेकिन बाबूलाल अब फोन नहीं उठाता था। वो हर ताने, हर जलील करने वाले लहजे को याद करता और खुद से कहता, इज्जत खुद कमाई जाती है, मांगने से नहीं मिलती। गांव में उसने एक छोटी जैविक खेती यूनिट शुरू की, सरकारी योजना से ट्रैक्टर लिया और अब वो लोगों को रोजगार देने लगा। एक दिन गांव के प्रधान ने बुलाया और मंच पर उसका सम्मान किया। यह है बाबूलाल, जिसने शहर से लौटकर गांव को रोशन किया। इसे अब कोई दामाद नहीं कहेगा, यह है खेतों का सरदार। बाबूलाल की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके होठों पर गर्व की मुस्कान थी। उसने मंच से कहा, मैं किसी और के घर का नौकर नहीं, अब अपने खेत का मालिक हूं। तानों ने तोड़ने की कोशिश की थी, पर मैंने उन्हें ईंधन बना लिया। आज जो बोया है, वो सिर्फ फसल नहीं, मेरी इज्जत है। और इस तरह जिसने कभी कूड़े में करोड़ों खोजे थे, वो अब मिट्टी में आत्मसम्मान उगाने लगा था। बाबूलाल का जवाब था साफ, और इज्जत का हिसाब बिल्कुल बराबर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।